नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट भारत के INS विक्रांत को लेकर आ रही है। दोस्तों, देश में निर्मित हो रहा स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के बेसिन ट्रायल सफल रहे। अब पोत को अगस्त के पहले सप्ताह में गहरे समुद्री परीक्षण के लिए उतारा जाएगा। कोचिन शिपयार्ड और नौसेना ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी है और ये परीक्षण हिंद महासागर में किए जाएंगे। इसके बाद इसे चीनी समुद्री सीमा के निकट तैनात किए जाने की योजना है ताकि चीन की किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। नौसेना के अधिकारी ने बताया कि INS विक्रांत पूरी तरह से तैयार हो चुका है और लेकिन फिर भी कुछ औपचारिक परीक्षण होते हैं वो रह गए हैं और अगले महीने जब इसे गहरे समुद्र में परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा तो नौसेना इसकी सभी क्षमताओं की जांच करेगी और इसमें करीबन 3 से 6 महीने लग सकते हैं। यानी कि दोस्तों, तैयार हो चुका है अब भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि DRDO को लेकर आ रही है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा है कि अब मिसाइल परीक्षण के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड ट्रायल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि खास करके नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम प्रोग्राम है। और इस सिंगल इंटीग्रेटेड ट्रायल सिस्टम में सर्टिफिकेशन एजेंसी, यूजर जिसमें कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है और इसके अलावा डेवलपमेंट टीम इसमें शामिल रहेंगी। इसके पीछे का मकसद ये है कि ताकि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जल्द से जल्द बनाया जाए और जो टाइम लगता था कि पहले इसके डेवलपमेंटल ट्रायल होंगे फिर यूजर ट्रायल्स होंगे, तो अब इन सबको एक ही साथ समायोजित किए जाने का फैसला लिया जा रहा है ताकि कम समय में ये मिसाइलें भारत को मिल सके। और आपको बता दें कि दोस्तों, इस तरीके के जो परीक्षण होते थे, जो अलग अलग फेसेस में होते थे, उनमें करीबन 2 से 3 साल लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिंगल इंटीग्रेटेड ट्रायल सिस्टम एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो कि समय को भी कम करेगा और लागत को भी कम करेगा और जरूरत को भी पूरा करेगा। DRDO के चीफ ने कहा कि हमने पहले ही आकाश NG और QRSAM हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के लिए इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है, जहां सभी एजेंसियों के सभी अधिकारी और अब शुरू से ही इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं और QRSAM एयर मिसाइल सिस्टम को पहले से ही उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी गई है और आकाश NG मिसाइल सिस्टम जिसने इस साल केवल अपने परीक्षण शुरू किए हैं वो पहले से ही अपने ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुकी है और अगले 2-3 और परीक्षणों के बाद उत्पादन के लिए इसे मंजूरी दे दी जाएगी और ये 2022 से शुरू हो जाएगा। यानी कि बहुत अच्छा फैसला है समय को बचाने के लिए और ऐसा जरूरी भी है कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। दोस्तों, अगली अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है जो हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, हमेशा से ये कहा जाता है कि भैया जब तक प्राइवेट फर्म्स नहीं आएंगे आगे तब तक HAL का काम तेजी से नहीं होगा और ऐसे में हैदराबाद एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्राइवेट सेक्टर की फर्म यानी कि वेम टेक्नोलॉजी ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। वेम टेक्नोलॉजी ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सेंट्रल फ्यूजलेज का निर्माण किया है और HAL को सौंपा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल फ्यूजलेज को बनाना इतना आसान नहीं है। इसमें 1595 मैकेनिकल और कंपोजिट पार्ट्स इसमें इंटीग्रेटेड किए जाते हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने एक कंप्लीट फ्यूजलेज का सेक्शन तैयार करके HAL को दिया है। यानी कि जब तक प्राइवेट फर्म्स आगे नहीं आएंगे दोस्तों, हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। लेकिन भारत ने अब अपनी प्रक्रिया तेज की है, प्राइवेट फर्म्स को अधिक से अधिक मौका दिया जा रहा है और उसका उदाहरण है जो आज पहली बार एक पूरा कंप्लीट सेंट्रल फ्यूजलेज का निर्माण करके HAL को दिया गया है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो AMCA प्रोग्राम को लेकर आ रही है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी ने कहा कि 5.5 जनरेशन के AMCA की कोर टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। AMCA का प्रोग्राम ट्रैक पर है और 2025 तक इसे सामने लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि DRDO इंटरनेशनल टाई अप भी करेगा विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के साथ ताकि वो भारत के साथ मिलकर एक हायर क्लास का नेक्स्ट जनरेशन इंजन को बना सके जो कि हमारे 5.5 पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट को पावर देगा। वहीं अगली अपडेट भी DRDO को लेकर आ रही है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी ने कहा कि 1000 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय मिसाइल का डेवलपमेंटल टेस्ट मानिक इंजन जो कि स्वदेशी रूप से बनाया गया है उसके साथ आने वाले दिनों में इसका परीक्षण किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ मिसाइलों में रशियन इंजन लगाए गए हैं लेकिन उनकी मात्रा भी सीमित है। लेकिन अब भारत का प्लान ये है कि अब वो अपने मिसाइलों को स्वदेशी इंजन और नए रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर के साथ इसका परीक्षण करेगा। यानी इस मिसाइल का एयरफोर्स वेरिएंट लैंड डिटेक्टेड क्रूज मिसाइल अभी तैयार हो रही है। वहीं भारतीय नौसेना और DRDO ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे मिलकर LRLACM पर काम करेंगे जिसकी रेंज आर्मी और एयरफोर्स की मिसाइल से ज्यादा होगी और इन्हें फ्रंट लाइन वॉरशिप्स और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में भी लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही
कन्वेंशनल सबमरीन्स में भी इसे लगाया जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर। आपको बता दें कि 75 किलोमीटर रेंज वाली गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और भारतीय सेना के लिए अब इसके यूजर ट्रायल्स किए जाएंगे। डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने बताया कि गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेने के लिए कई देश उनसे बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि इस गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं और इस तरह की जो मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस होंगी वो आने वाले समय में आसानी से इनके निर्यात को भी और आसान कर देंगी। यानी कि प्राइवेट फर्म्स लगातार डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं और तेजी से कर रही हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि Su-75 को लेकर आ रही है। दोस्तों Su-75 को लेकर चाइना की भी टेंशन काफी बढ़ी हुई है। चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट को लग रहा है कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए नए Su-75 जेट को ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस विमान का बेहतर एरोडायनेमिक डिजाइन ये बताता है कि इसकी स्टील्थ फीचर क्षमता बेहतर और उन्नत होगी और वो भी Su-57 की तुलना में। हालांकि Su-57 को इंडियन एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 अन्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इस वक्त सर्विस में है, जिसमें चीन का J-20, अमेरिका का F-22 और F-35 और इन विमानों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन अपनी प्रोडक्शन लाइन में हर साल 100 से 200 विमान वितरित भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रशिया के चेकमेट की कीमत 25 से 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और F-35 की लागत कम से कम 100 मिलियन US डॉलर है। यही नहीं, चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट ने बताया कि स्टील्थ फाइटर्स की बिक्री बहुत कुछ राजनीति पर भी निर्भर करती है। उन्होंने आगे बताया कि भारत एक वक्त पर F-35 खरीदने पर विचार कर रहा था और लॉकहीड मार्टिन से बातचीत चल रही थी, लेकिन ये सौदा आगे नहीं बढ़ा। हालांकि पिछले साल चीन के साथ गतिरोध के बाद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को हासिल करने के लिए भारत उत्सुक है और भारत चीन की झड़प के बाद चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर को अग्रिम पंक्तियों में तैनात कर दिया था। लेकिन भारत जो कि सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता था, यानी कि उसने भारत का सपोर्ट किया है कि भारत जो अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता था उसने वहां पर फ्रांस निर्मित राफेल 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह बात कहनी बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर भारत ने एक स्टील्थ फाइटर जेट हासिल किया तो क्या होगा और इसके लिए चाइना भी अपने FC-31 जो कि 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है उस पर काम कर रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि LAC को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत में एक बार फिर से चीनी सेना की घुसपैठ का मामला सामने आया। कुछ सीनियर अधिकारियों ने बताया कि चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में चारडिंगी नाला के करीब भारतीय हिस्से में अपने टेंट लगा दिए हैं। अधिकारियों ने इन तंबुओं में रहने वाले लोगों को वहां का नागरिक बताते हुए ये कहा कि भारत की तरफ से उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया, बावजूद उसके अभी भी उनकी मौजूदगी बनी हुई है। बता दें कि डेमचौक में पहले कई बार भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हो चुका है। 1990 के दशक में भारत चीन जॉइंट वर्किंग ग्रुप यानी कि JWG की बैठकों के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि डेमचौक और ट्रिग हाइट्स LAC पर विवादित पॉइंट्स है और इसके बाद दोनों देशों के बीच नक्शे का आदान प्रदान भी हुआ था और LAC के लगभग 10 अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणा को मान्यता दी गई थी। हालांकि पिछले साल पैदा हुए तनाव के बीच 5 नए पॉइंट्स को भी जोड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि ये 5 पॉइंट्स गलवान घाटी में KM-120, शोकसुला इलाके में PP-15 और PP-17A रेचिनला और रेजिंगला है। वहीं चीन ने भारत को कोर कमांडर लेवल की 12वीं मीटिंग को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारतीय सेना ने कारगिल दिवस को देखते हुए इसे कुछ दिनों के बाद करने को कहा है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि गगनयान को लेकर आ रही है। दोस्तों चाइना अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, स्पेस स्टेशन बना चुका है, लेकिन भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है और अब खबर ये सामने आई है कि गगनयान का पहला मानव रहित अभियान टल सकता है, वो भी जो इस साल दिसंबर में होना था। इसरो ने यह बात क्लियर कर दी है कि गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित अभियान इस साल दिसंबर में नहीं हो पाएगा। इसरो का कहना है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते इस महत्वाकांक्षी मिशन की हार्डवेयर सामग्रियों की आपूर्ति में देरी हो गई है, इसीलिए पहला मानव रहित अभियान अब अगले साल के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सोर्सेस के अनुसार इसरो ने डिजाइन बनाने, विश्लेषण करने और दस्तावेजीकरण का काम पूरा कर लिया है। गगनयान का हार्डवेयर भी बनकर तैयार है और देश भर के सैकड़ों उद्योगों से आपूर्ति भी हो गई है। तो दोस्तों गगनयान के लिए हमें अभी और वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।